जी अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक इन नेक्स्ट जेएस क्लास। सो राइट नाउ वी आर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टेकवर्स 51। सो आज से जो है हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है, जिसको हम बैकएंड कहते हैं, ठीक है, वो हमारा शुरू होने जा रहा है नेक्स्ट जेएस के अंदर। ठीक है। एज वी नो कि जो नेक्स्ट जेएस है वो फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों का फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो विच मीन्स कि हम इसमें फ्रंट एंड भी बना सकते हैं, जो कि हम लोग अचीव कर चुके हैं। ठीक है, उसकी जितनी भी टर्मिनोलॉजीज थी, जितनी भी टेक्निक्स थी, जो भी मेथड्स थे फ्रंट एंड में, जो कि ज़रूरी चीज़ें होती हैं, उनको हमने जो है अचीव कर लिया है। ठीक है, यही जो हमारी करंट प्लेलिस्ट अभी चल रही है नेक्स्ट जेएस फॉर बिगनर्स वाली, इसी के अंदर हमारा फ्रंट एंड का पार्ट, अभी तक जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी फ्रंट एंड की हैं। ठीक है, अब हम आज से शुरू करने जा रहे हैं बैक एंड का। ठीक है। सो ये है कि इसमें अभी हम समझते हैं कि बैकएंड होता क्या है। पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि व्हाट इज़ बैकएंड। ठीक है, जनरल फॉर्म के अंदर। ठीक है, क्योंकि एवरीवेयर, ठीक है, खा आपकी वेबसाइट मर्न स्टैक पे बन रही है, खा जैम स्टैक पे बन रही है, खा मीन पे बन रही है, किसी भी स्टैक को आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो फ्लो होता है ना वो सेम ही रहता है। ठीक है, जो बेसिकली आपकी लेयर्स होती हैं, टीयर्स होते हैं एप्लीकेशन के अंदर, वो सेम ही होते हैं। इवन कि अगर आपकी मोबाइल ऐप भी बन रही है, ठीक है, तो उसमें भी वो टीयर्स सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज एक जो है ना, हम समझते हैं कि बेसिकली एक आर्किटेक्चर होता क्या है। ठीक है, क्योंकि समटाइम हम जो है ना इस चीज में कोलैप्स हो जाते हैं कि यार डेटाबेस भी है फिर बैकएंड भी है। बैकएंड क्या, समटाइम हम समझ रहे होते हैं शायद यार जो डेटाबेस है वही बैकएंड है, क्योंकि सम ज्यादातर तो हम लोग यही अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि भाई एक फ्रंट एंड होता है और एक बैकएंड होता है। ठीक है, तीसरी चीज नहीं हमें पता होती। ठीक है, तो इन सारी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्यूरीज हैं, उनको भी हम देखेंगे, उनको भी हम टैकल करेंगे। और मेनली आज हम सिर्फ और सिर्फ बैकएंड के इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। और बैकएंड का एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी कंपोनेंट होता है जिसको हम एपीआईज कहते हैं, जिसकी बेस पे बेसिकली बैकएंड इटसेल्फ कुछ नहीं होता, वो एपीआईज ही होती हैं जिनको हम बैकएंड कह रहे होते हैं। ठीक है, वो बेसिकली उनमें हमने लॉजिक लिखे होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ों को भी हम तो इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास से हम जो है ना उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो आज मेनली हमारी जो सारी क्लास होगी ना वो थ्योरी बेस होगी, बट ये थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपको थ्योरी समझ आएगी तो आप फ्लो क्रिएट कर सकते हैं। आपको थ्योरी समझ आएगी तो आपको पता चलेगा कि आप जो सर्वर बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं। ठीक है, आपको थ्योरी समझ आएगी तो आप लेटर ऑन कॉम्प्लेक्स लॉजिक बिल्डिंग कर सकते हैं। नहीं तो थ्योरी आप नहीं समझेंगे, डायरेक्ट प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ भागेंगे, तो फिर आपको समझ नहीं आने वाला। ठीक है, फिर आपकी ना लॉजिक बिल्डिंग बन पाएगी ना ही फ्लो बन पाएगा। ठीक है। तो मेरे सामने स्क्रीन के ऊपर जो है एक समझ ले सिंपल सी एक डायग्राम ओपन है। क्या ये विजिबल है मैम? तो अब जो है ये सिंपल सी डायग्राम है, इसको हम कहते हैं थ्री टेयर आर्किटेक्चर भी। ठीक है, थ्री टेयर आर्किटेक्चर, बिकॉज वी हैव द थ्री टेयर हेयर, वन टेयर, सेकंड टेयर एंड द थर्ड टेयर। ठीक है, और इन अदर वर्ड हम इसको मोनोलिथिक आर्किटेक्चर भी कहते हैं। ठीक है, ये इफ एनीबडी इज बिलोंग टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड तो ही नोस के वहाँ पर जब हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं कि व्हाट इज मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, व्हाट इज माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। तो ये बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ ताकि ये टर्मिनोलॉजीज भी आपको पता होनी चाहिए कि लेटर ऑन क्लाइंट आपसे पूछे कि ऑन विच आर्किटेक्चर यू आर गोइंग टू बिल्ड द प्रोजेक्ट। ठीक है, सो यू नो कि आप मोनोलिथिक बना रहे हैं, माइक्रो सर्विसेज बना रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। तो फिलहाल हम सिर्फ सिंपल रख के, बिल्कुल सिंपल रख के हम इस मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को या थ्री टेयर आर्किटेक्चर को समझेंगे। थ्री टेयर आर्किटेक्चर बिल्कुल नहीं मुश्किल होता। सबसे पहले हमारे पास आती है प्रेजेंटेशन टेयर। ठीक है, प्रेजेंटेशन टेयर क्या होता है, जिसको हम फ्रंट एंड कह रहे होते हैं, और इन अदर वर्ड हम टेक्निकल टर्म में क्लाइंट भी कहते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद सेकंड टेयर क्या आता है, लॉजिक टेयर, जिसके ऊपर हम अपना बेसिकली जो एग्जैक्ट बैकएंड होता है ना, जिसको आप बैकएंड कह रहे हो, तो वो ये होता है लॉजिक टेयर, जिसको आप मिडल वेयर भी इन सम टर्म्स आप कह सकते हो, बिजनेस लॉजिक्स यहाँ पर आप लिख रहे होते हो। ठीक है, और इन अदर वर्ड अगर हम टेक्निकली बात करें तो उसको हम सर्वर भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो थर्ड लेयर होती है ना, इसको आप कहते हैं डेटा टेयर। ठीक है, या इसको परसिस्टेंट लेयर भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर हमारा सारा डेटा परसिस्ट हो रहा होता है, स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द डेटा टेयर। ठीक है, और ये डेटाबेस होती है, सही है। तो
होप सो कि सबको पता होगा कि डेटाबेस क्या होती है। ठीक है, सिंपली एक ऐसी जगह जहां पर हमारा डेटा होता है, बेसिकली वो भी एक कंप्यूटर ही होता है जहां पर डेटा होता है, बट वो स्पेसिफिकली जो है ना वो बना ही सिर्फ डेटा की स्टोरेज के लिए होता है। ठीक है, तो अभी के लिए हम ये अज्यूम कर सकते हैं। तो ये होप सो क्लियर होगा, इसमें कोई इशू नहीं होगा सबको, किसी को भी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि यार ये है फ्रंट एंड, ठीक है, और ये है एक बीच की चीज लॉजिक टेयर, और ये है डेटाबेस। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि यार बैकएंड, जो हम बैकएंड बैकएंड करते हैं, इसकी जरूरत ही क्या है भाई। बैकएंड की चीज तो ये नजर आ रही होती, तो फिर ये बैकएंड की क्या जरूरत होती बिहाइंड सिन। फ्रंट एंड के ऊपर हम फंक्शनैलिटी भी कर रहे होते हैं, हमारे बटन भी चल रहे होते हैं, सब कुछ चल रहा होता है, तो फिर ये जरूरत क्या है। तो मेनली बैकएंड का मतलब होता है, ठीक है, कि बेसिकली आपकी जो वेबसाइट होती है उस पे जो डेटा आ रहा होता है, ठीक है, वो डेटा बेसिकली जो जनरेशन, डेटा की जनरेशन हो रही होती है, वो बिहाइंड द सीन आप बैकएंड से फेच करके ला रहे होते हो, डेटाबेस से डेटा को फेच करके ला रहे होते हो, और फिर उस डेटा को कहां पर शो कर रहे होते हो, अपनी फ्रंट एंड वाली लेयर के ऊपर उसको शो कर रहे होते हो। अब उसको डेटा को फेच करने के बहुत सारे तरीके हैं। डायरेक्ट क्यूरी करके लाओ, आप एपीआईज का यूज करके लाओ डेटा को अपने फ्रंट एंड के ऊपर। ठीक है, देयर आर सो मेनी वेज। ठीक है, सो बेसिकली मेनली बैकएंड में आप क्या कर रहे होते हो, बैकएंड में मोस्टली आप ऑथेंटिकेशन परफॉर्म कर रहे होते हो, कि किस तरह से आपका यूजर जो है ऑथेंटिकेट होगा आपकी वेबसाइट के ऊपर, और देन फिर फर्दर रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए वो ऑथराइज होगा। ठीक है, अब खैर वो अलग चीज है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली बैकएंड पे हो क्या रहा होता है। एक तो ऑथेंटिकेशन परफॉर्म हो रही होती है, ऑथेंटिकेशन का पूरा जो मैकेनिज्म हम क्रिएट करते हैं, और सेकंड क्या होता है कि बेसिकली डेटाबेस से क्यूरी करके हमारा जो बैकएंड होता है वो हमें फ्रंट एंड के ऊपर डेटा पहुंचा रहा होता है। तो ये बैकएंड का हमारा मेनली काम होता है। ठीक है, होप सो यहां तक ये चीज, ये पॉइंट क्लियर होगा सबको। ठीक है, और अब जो है हमने हाई लेवल पे समझ लिया कि ये प्रेजेंटेशन, बैकएंड और डेटा आ गया। अब हम थोड़ा सा इसमें जो है ना ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ये है कि मैंने आपसे ये कहा कि भाई ये एक बीच में होता है बैकएंड, ठीक है, जो हमें क्या कर रहा होता है कि जब फ्रंट एंड से हम क्यूरी करते हैं, लेट सपोज हम फेसबुक पर गए, ठीक है, और फेसबुक पर जाके हमने लिखा टेकवर्स 51, ठीक है, या लिंक्डइन पर समझ ले, हम गए लिंक्डइन पर जाके हमने लिखा टेकवर्स 51। कहां पर लिखा, फ्रंट एंड पर लिखते हैं ना, सर्च बार हमारा फ्रंट एंड पे आता है। लेट सपोज हम करते हैं यूट्यूब, सॉरी गूगल पर आते हैं, गूगल पर आके मैं लिखता हूं टेकवर्स 51। ठीक है, टेकवर्स 51 लिखता हूं। अब जैसे ही मैं इसको हिट करूंगा, तो मैंने कहां से इसको हिट किया, फ्रंट एंड से हिट किया मैंने। फ्रंट एंड से जैसे ही इसको हिट करूंगा, ये बिहाइंड द सीन मेरी रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, जो बिहाइंड द सीन गूगल का सर्वर है उसके पास ये रिक्वेस्ट जाएगी। गूगल का सर्वर क्या होगा, ये वाला टेयर होगा, लॉजिक टेयर होगा। अब गूगल का सर्वर क्या करेगा, गूगल का सर्वर इस रिक्वेस्ट को जो मैंने यहां से भेजी है, फ्रंट एंड से भेजी है, उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और चेक करेगा, वैलिडेशन करेगा उसकी, कि भाई यूजर मांग क्या रहा है। ठीक है, मैंने उससे क्या मांगा है, मैंने क्यूरी की है टेकवर्स 51। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो यहां पर प्रोसेस करेगा रिक्वेस्ट को, और फिर क्या करेगा, जब वो उसको पास पता चल जाएगा, मतलब बॉडी में उसको टेकवर्स 51 मिल जाएगा, तो फिर वो क्या करेगा, वो उसकी क्यूरी फर्दर किससे करेगा, डेटाबेस से करेगा। और डेटाबेस से अगर तो डेटा मिल जाएगा, मतलब कि टेकवर्स 51 के रिलेटेड जो भी डेटा उसको मिलेगा, वो एज एन रिस्पॉन्स पास कर देगा। नहीं तो अदरवाइज वो मुझे क्या रिस्पॉन्स करेगा, सॉरी आई कांट रीच दिस साइट, ठीक है, या सॉरी आई कांट गेट दिस डेटा। ठीक है, तो इस टर्मिनोलॉजीज के अंदर मुझे इसका क्या मतलब होगा कि डेटाबेस में हमारा डेटा पड़ा ही नहीं है, और अगर पड़ा होगा तो वो एज एन रिस्पॉन्स जो है मुझे यहां पर दे देगा। लेट सपोज मैंने जैसे ही सर्च किया, रिक्वेस्ट गई सर्वर पे, और सर्वर से डेटा फेच होके आ गया, और ये सारा डेटा जो टेकवर्स 51 के रिलेटेड है वो मुझे यहां पर मिल गया। तो ये कैसे मिला, ये इसी तरह से मिला, बिहाइंड द सीन यही पूरा आर्किटेक्चर जो है इस्तेमाल होता है, बेसिकली यही पूरा फ्लो जो है ना इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक दो और भी क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, सिनेरियो बेसिकली डिस्कस करेंगे कि भाई ये जरूरी होता ही होता क्यों है। ठीक है, तो मुझे यहां तक बताएं, क्लियर है सबको। मैं आगे मूव फॉरवर्ड करता हूँ। अच्छा, अब देखिए सवाल ये है कि क्या भाई ये बैकएंड बनाना क्या जरूरी, क्या मैं ये जो फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड से डायरेक्ट डेटाबेस है, क्योंकि मेनली तो चाहिए हमें डेटा, तो क्या मैं फ्रंट एंड से डायरेक्ट डेटाबेस पे क्वेरी करके नहीं ला सकता डेटा अपने पास? कोई मुझे बता सकता है इसका जवाब, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या ये जो फ्रंट एंड है मेरा, मैं फ्रंट एंड से डायरेक्ट नहीं डेटाबेस से क्यूरी जाके कर सकता? ठीक है, एनीवन टेल मी कि क्या वजह है, मैं क्यों नहीं कर सकता, या मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, कोई है इसका जवाब किसी के पास?
तो बेसिकली यहाँ पर एक स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर थोड़ी सी मैं आपको इंसाइट्स देता चलूँ जाऊँगा। यहाँ पर किसी ने ना यही सवाल रेज किया कि इज इट पॉसिबल टू डायरेक्टली कनेक्ट फ्रंट एंड टू दी डेटाबेस। मैम मेरा ये विजिबल है ना स्क्रीन? जी जी शाहरुख, विजिबल है। स्टैक ओवरफ्लो वाली, जी जी। स्टैक ओवरफ्लो वाली। जी जी विजिबल है। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन किया यहाँ पर कि इज इट पॉसिबल टू डायरेक्टली कनेक्ट फ्रंटेड टू डेटाबेस। अच्छा, फर्दर उसने यही मेन उसका सवाल है, ठीक है, लेकिन इसका हम जवाब देखते हैं कि किसी ने क्या दिया। यहाँ पर जो मोस्ट वोटेड जवाब आया वो ये है कि टेक्निकली यू कैन, ठीक है, मतलब टेक्निकली आप कर सकते हो कि फ्रंट एंड को डायरेक्ट डेटाबेस से कनेक्ट, बट प्रैक्टिकली इट्स यूजलेस फॉर एनी सीरियस एप्लीकेशन, सम रीजंस फ्रॉम द टॉप ऑफ माई हेड। ठीक है, मतलब कि कुछ रीजंस उसने बताया, और ये एग्जैक्टली 100% वैलिड रीजन है कि आप डायरेक्टली अगर फ्रंट एंड को बैक एंड, सॉरी, डेटाबेस से कनेक्ट करते हो तो उसका कोई वो ही नहीं बनता, मतलब कि वो यूजलेस एप्लीकेशन होगी। ठीक है, क्यों यूजलेस होगी, कुछ हम चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, एट सम पॉइंट यू विल एक्सपोज ऑल योर क्रीडेंशियल्स इन द ब्राउजर, दैट्स द मेन पॉइंट। मेन पॉइंट ये है कि जब आप डायरेक्टली अपना, बेसिकली डायरेक्टली आप इसको इससे कनेक्ट कर दोगे, इस प्रेजेंटेशन लेयर को या कहने फ्रंट एंड को डेटाबेस से कनेक्ट कर दोगे और डेटा लाओगे फेच करके, तो बेसिकली ये कहां पर आपका चलता है, ये तो चलता है इस ब्राउजर पे। और ये जो ब्राउजर होता है, इस ब्राउजर से सिंपली आप इंस्पेक्ट करके, और इंस्पेक्ट करने के बाद अगर आप यहां पर जाएं एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, और ये सिक्योरिटी में यहां से नहीं, एप्लीकेशन में जाकर यहां पर हम इजीली जो है अपने पास कुछ प्राइवेट डेटा जो होता है हम इजीली गेट कर सकते हो। तो विच मींस कि हम अगर ब्राउजर पे अपना पूरा डेटा ये एक्सपोज कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारे क्रीडेंशियल, यानी कि जो हमारी कीज होती हैं, डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग होती है, पासवर्ड होते हैं ना, सिंपल टर्म में अभी के लिए आप समझ लें कि जो डेटाबेस का पासवर्ड होता है उसकी स्ट्रिंग होती है, वो हम सारी चीजें क्या कर देंगे, वो तो हम ब्राउजर पे कर देंगे एक्सपोज। उससे क्या होगा, यूजर सिंपली जो है उसको कॉपी करके और हमारी डेटाबेस को मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है, वो उसको अपने पास ओपन कर सकता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो है ना सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, क्योंकि डेटा इस टाइम पे बहुत जरूरी है और आपकी एप्लीकेशन का सिक्योर होना फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। ये जहन में रखेंगे, अगर आप एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, बैकएंड क्रिएट करने जा रहे हैं, तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी वो होगी उसकी ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, या कह लें कि उसकी प्रोटेक्शन, कि उसमें जो यूजर्स का डेटा आ रहा है उसको आप किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हो। अगर वो डेटा लीक हो गया तो आपकी एप्लीकेशन का भी और आपका भी सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वो चीज सिक्योरिटी का जो एक हमारे पास फीचर है वो होना बहुत लाजमी है। अच्छा, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, इफ यू हैव एनी नॉवल एल्गोरिथम विच रन्स इन बैकएंड, नाउ यू हैव टू एक्सपोज देम टू एवरीवन। वही चीज है कि अगर आपके पास कोई ऐसा एल्गोरिथम है, आप उसको भी जो है जो कि बैकएंड में रन हो रहा है, आप उसको भी एक्सपोज कर दोगे फ्रंट एंड के ऊपर, ठीक है, तो कोई भी वो भी चुरा सकता है। ठीक है, योर डेटाबेस इज एक्सपोज्ड, एनीवन कैन क्यूरी द डेटा फ्रॉम योर डीबी जस्ट बाय रनिंग अ डीबी क्यूरी इन ब्राउजर कंसोल विच एक्सपोजेस अदर डेटा टू। तो वही पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर डायरेक्टली डेटाबेस आपकी एक्सपोज हो जाएगी तो कोई भी डायरेक्टली कंसोल के ऊपर क्वेरी करके और किसी भी यूजर का डेटा ला सकता है। इसके अलावा अगर वो सिंपली ड्रॉप डेटाबेस कर देगा तो पूरा डेटाबेस भी आपका इन वन शॉट उड़ा देगा वो। ठीक है, तो विच मींस के बहुत बड़ा एक हो जाएगा। थर्ड पे क्या आ गया, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन आर बिग जोक इफ यू नो हैव बैकएंड। तो ऑब्वियस ही बात है, बैकएंड नहीं है आपके पास, एब्स्ट्रैक्शन लेयर नहीं है जिस पे आप लॉजिक लिख रहे हो, सारी चीजें पर बिजनेस लॉजिक बेसिकली लिख रहे हो, तो वो समझ नहीं, ये बिल्कुल उसी तरह से कि आपने जो है ना अपना डायरेक्ट जो है ना एटीएम का जो कार्ड है ना वो किसी के हाथ में पकड़ा दिया, ठीक है, चले वो तो पकड़ा दिया, उसको साथ पासवर्ड भी बता दिया, तो ये उसी तरह का सीन है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, बड़ी एप्लीकेशन तो ऑब्वियस ही बात है, इवन के छोटी एप्लीकेशंस भी नहीं ये काम तो करेंगे क्योंकि हमारे पास एक कंप्लीट आर्किटेक्चर है। तो ये कुछ क्योंकि समटाइम ये क्वेश्चन जो होते हैं ना ये रेज होते हैं हमारे जहन के अंदर, ठीक है, हमारे माइंड में जो है ये क्वेश्चंस जो होते हैं ये रेज होते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई मैंने ये समझा कि आप लोगों को ये चीज़ बतानी चाहिए ताकि आप लोगों को इस चीज़ की क्लैरिटी हो जाए कि भाई क्यों बैकएंड को यूज़ करना ज़रूरी है। ठीक है, और क्यों ये जो है ना हम डायरेक्ट इनको आपस में कनेक्ट नहीं करते, प्रेजेंटेशन लेयर को और डेटा लेयर को। तो होप्स हो कि अभी तक यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी।
किसी का भी अगर कोई क्वेश्चन, देखें ये इंट्रोडक्शन क्लास है तो इसको मैं इंटरेक्टिव रखना चाहता हूँ। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है जो कि उसको नहीं समझ आ रहा कि बैकएंड में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या चीजें होती हैं, सो यू कैन फ्रीली आस्क मी, अदरवाइज जो है फिर मैं आगे मूव करता हूँ। ठीक है। अगर किसी का कोई मतलब कि जो है इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, ठीक है। मोहम्मद नासिर का क्वेश्चन है। मोहम्मद नासिर, आपको अनम्यूट कर रही हूँ। इसमें हम एपीआई बनाना सीखेंगे। वो पूछ रहे हैं एपीआई बनाना सीखेंगे। जी बिल्कुल। एपीआई का आज फिलहाल हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है, तो इसलिए अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ सिर्फ जो है ना एक पूरा कंप्लीट, क्योंकि आगे जाके जब मैं मतलब हम एपीआई बनाएंगे तो फिर मैं वहां पर आपको बताऊंगा कि अभी हम सर्वर बना रहे हैं, अभी हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर रहे हैं, और अभी ये हमारा डेटा प्रेजेंटेशन टेयर पे जाएगा। तो इसलिए इन तीनों टेयर को समझना बहुत जरूरी है अगर आप आगे की चीजों को समझना चाहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम आगे चल के एपीआई बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, नेक्स्ट जेएस के अंदर ही बनाएंगे एपीआई, ठीक है। बट ये है कि उससे पहले ये इंट्रोडक्शन है हमारे पास, अभी हम एपीआई के इंट्रोडक्शन की तरफ भी चलेंगे। बट उससे पहले अगर किसी को नहीं समझ आया, ठीक है, या इसमें रिलेटेड टू दिस कोई क्वेश्चन है, सो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज हम मूव करते हैं। और जिन्होंने लेट ज्वाइन किया तो उनके लिए ये कि ये वीडियो हमारी रिकॉर्डिंग पे है, ठीक है। तो जैसी ही अभी हमारी रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो विद इन 48 आवर हमारी ये वीडियो यूट्यूब पे हमारा जो चैनल है उसके ऊपर ना अपलोड हो जाएगी, सही है। तो वहां से आप जाके दोबारा से इस वीडियो को स्टार्टिंग का पार्ट जो आपका मिस हो गया है आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि अब ये है कि अब हम चलते हैं थोड़ा सा एपीआई की तरफ, ठीक है। तो होप्स हो कि ये क्लियर होगा। मेनली यही हमारे पास जो है ना होता है, और यही फ्लो को समझते आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। आप इसी चक्कर में जो है ना फंसे रहते हैं, इसी लूप में फंसे रहते हैं कि यार ये बैकएंड होता क्या है, ये क्या कर रहे हैं, किस तरह से होगा। तो ये तो मेन फ्लो यही होता है, ठीक है। एवरीवेयर दिस इज द मेन फ्लो, ठीक है। अच्छा, अब हम समझते हैं कि एपीआई क्या होती है, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताता चलो, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एपीआई जो है ना बहुत ज्यादा मेन और एसेंशियल कंपोनेंट है आपकी वेब एप्ली सॉरी वेब एप्लीकेशन कह रहा हूँ, बैकएंड का, ठीक है। एपीआई आपकी हर जगह बन रही होती है, हर जगह इस्तेमाल हो रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, एपीआई को समझने के लिए ना अब मैं आपको थोड़ा सा जो है ना सिनेरियो के साथ हम चलते हैं, ठीक है। एक तो चीज मैंने आपको बता दी कि बेसिकली अब चले मैं यहीं पर ही इसको डिफाइन करता हूँ, ठीक है। यहीं पर ही डिफाइन करने से क्या मुराद है कि अब मैंने बैकएंड तो आपको बता दिया हाई लेवल पे, अगर हम थोड़ा सा डीप डाउन जाएं, थोड़ा सा इसके अंदर ही इसी टेयर में रहते हुए डीप डाउन जाएं, तो मेनली इसके अंदर हम जो मेथड्स लिख रहे होते हैं, जो राउट हैंडलर्स हम जो है ना इसके अंदर बना रहे होते हैं, दैट आर कॉल्ड एपीआईज, ठीक है। बैकएंड इट सेल्फ कुछ नहीं होता, बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एपीआईज, ठीक है, जिसके थ्रू हम जिसको हम जो है ना बैकएंड कह रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो बन रहा होता है ना इसको हम बैकएंड कहते हैं, ठीक है। और इस बैकएंड के अंदर जो है ना हम बेसिकली एपीआईज ही की क्रिएशन कर रहे होते हैं, ठीक है। जो कि क्या कर रही होती है, बेसिकली जब हमारी यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है तो कौन रिक्वेस्ट लेकर जा रहा है, खुद ब खुद से तो नहीं ना, डायरेक्ट ये ब्राउजर से सर्वर पर रिक्वेस्ट जा रही, कोई तो ऐसी एंटिटी है ना, कोई तो ऐसी चीज है ना जो कि यहां से इस क्लाइंट से सर्वर तक रिक्वेस्ट लेकर जा रही है, और फिर सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके डेटाबेस से डेटा ला रहा है, और एज एन रिस्पॉन्स इस क्लाइंट को या इस ब्राउजर को वापसी डेटा भेज रहा है। तो ये काम हमारा कौन कर रही होती है, ये काम हमारा एपीआई परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है। तो इन सिंपल टर्म मैंने आपको बता दिया कि जो भी इन तीनों बेसिकली कंपोनेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही होती है, ठीक है, इनके दरमियान समझ लें कि एक ब्रिजिंग हो रही होती है, ठीक है, इनके दरमियान टॉक हो रही होती है, वो वाया एपीआई हो रही होती है, ठीक है। क्लियर है। अब मैं आपको एपीआई इतना सा नहीं, मैं आपको डीप डाइव जाके और भी सिनेरियोज के साथ समझाऊंगा कि किस तरह से डिफरेंट जो है ना एपीआई, क्योंकि एपीआई एक ऐसी चीज है कि जो कि सिर्फ ना तो एक ये समझ ले, ये तो हमारी एक अपनी एप्लीकेशन होगी कि इसमें बैकएंड फ्रंट एंड से बात करने के लिए और फ्रंट एंड बैकएंड से बात करने के लिए एपीआई को यूज कर रहा है, ठीक हो गया। ये लेकिन यहाँ पर ऐसा भी होता है कि भाई एप्लीकेशन से आपस में बात करने के लिए भी एपीआई एपीआई का यूज कर रही होती है, ठीक है। मल्टीपल लैंग्वेजेस में जो कंपोनेंट्स लिखे होते हैं वो भी आपस में बात करने के लिए एपीआई का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसको हम माइक्रो सर्विसेज का आर्किटेक्चर कहते हैं, ठीक है। खैर वो और तरफ को बात निकल जाएगी, मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बट अभी हम इसका एक सिनेरियो लेते हैं कि जैसे मैंने एक चीज तो आपको समझा दी, अब हम सिनेरियो लेते हैं कि लेट सपोज दो एप्लीकेशन है, एक कोई और दूसरी एप्लीकेशन है और एक हमारी एप्लीकेशन
एप्लीकेशन है। ठीक है, अब हम क्या चाह रहे हैं कि हम आपस अपनी एप्लीकेशन की कम्युनिकेशन उस दूसरी एप्लीकेशन से बनाकर उस एप्लीकेशन से जो है ना डेटा फेच करके अपनी एप्लीकेशन में लाना चाह रहे हैं। तो इस तरह का एक सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, जिससे हमें एपीआई की और ज्यादा जो है ना अच्छे से समझ लगेगी। ठीक है, तो मेनली मैंने यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन भी आप लोगों के लिए लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि व्हाट इज एपीआई, सही है, अगर इसको आप टेक्निकल टर्म में पढ़ेंगे ना तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि डेफिनेशन ज्यादातर आपको इस तरह की मिलेंगी कि आपको मुश्किल होगी समझने, बट मेनली वही काम है जो मैंने आपको करके दिखाया। लेकिन अभी हम पढ़ते हैं एपीआई की फुल फॉर्म क्या है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन टू एप्लीकेशंस to interact and provide the relevant data. It uses a set of protocol which using which the operation is done. Salesforce was the first organization to officially launch API, followed by eBay and Amazon, and आगे फर्दर लिखा हुआ है उसके बारे में। ठीक है, अच्छा देखें, मेनली यहाँ जो जो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ी ना, आई नो कि थोड़ी सी ऊपर से भी गुजरी होगी, क्योंकि ये ना इस तरह से नहीं समझ आती। ठीक है, लेकिन आपको जैसे मैंने पहले इसकी फंक्शनैलिटी बता दी, तो होप्स हो कि अभी आपको ये थोड़ी सी क्लियर होगी होगी कि ये एक एज एन इंटरफेस काम कर रही होती बिटवीन टू एप्लीकेशंस। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये दो एप्लीकेशन के दरमियान भी हो सकती है, ये इस तरह से भी क्लाइंट और सर्वर के दरमियान भी काम कर रही होती है, तो इस तरह से होता है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो है सेल्स फोर्स ने इसको जो है ना ऑफिशियली लॉन्च किया था। होप सो यू नो अबाउट दिस सेल्स फोर्स, इट्स वेरी ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ईबे और अमेजोन ये बड़े नाम है। ठीक है, और ये भी लोग एपीआई को ही यूज कर रहे होते हैं। ये देख लें ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, 60% ट्रांजेक्शन मेड ऑन ईबे यूज देयर एपीआई। ठीक है, तो बेसिकली एपीआई ही ऑलमोस्ट समझ लें सारी चीजें। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा जो है एक सिनेरियो के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, अब सिनेरियो को आपने बड़े गौर से सुनना है। ठीक है, और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को साथ साथ जो है ना ड्रॉ करके दिखा दूं, ताकि इजी टू अंडरस्टैंड होगी वो चीज़। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाता हूँ यहाँ पे, सही है। तो अब क्या है कि समझ लें, लेट्स सपोज सिनेरियो हमारे पास ये है। अच्छा, मैंने जो आपको डेफिनेशन दिखाई है, ठीक है, उसमें किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है, मतलब कि क्लैरिटी हुई है ना कि एपीआई का मेन काम क्या है, जैसे मैंने आपको ये टेयर में दिखाया और थोड़ा सा उसमें बताया है। ठीक है, तो ताकि अभी मैं सिनेरियो बताऊं तो ऐसा ना ना कोई पिछले ही वाले लूप में फंसा रहे और फिर हम आगे निकल जाएं। ठीक है, अच्छा खैर, चले मैं आगे मूव करता हूँ। ठीक है, अब सिनेरियो ये है कि वी हैव टू क्रिएट एन वेदर ऐप। ठीक है, वेदर ऐप ये वैसे मैं पहले भी काफी दफा ये एग्जांपल दे चुका हूँ मेरी पुरानी वाली सीरीज के अंदर। ठीक है, बट ये है कि इसमें भी रिपीट करते हैं बिकॉज इट्स इजी टू अंडरस्टैंड एंड। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि अब हमने बनानी है एक वेदर ऐप। अब ऑब्वियस सी बात है कि हमारी वेदर ऐप का एक फ्रंट एंड होगा। ठीक है, फ्रंट एंड पार्ट जिसको हम प्रेजेंटेशन लेयर भी कहते हैं। ठीक है, फ्रंट एंड पार्ट होगा। अब जो फ्रंट एंड पार्ट है ना, ठीक है, वो तो आपको पता है कि हम बड़ी इजीली बना लेंगे, एज वी आर इन चैंपियन इन क्रिएटिंग द फ्रंट एंड। बट बैकएंड का क्या करें भाई? बैकएंड का, अब देखें, बैकएंड में हमें चाहिए डेटा। ऑब्वियस सी बात है कि अब वेदर ऐप होगी तो वेदर ऐप का क्या चाहिए होगा? डेटा चाहिए होगा। अब वेदर का जो डेटा है वो हम कहाँ से लाएं भाई? ना तो हमारी कोई सैटेलाइट है स्पेस के अंदर, ठीक है, जिससे हम डायरेक्टली डेटा की फेचिंग करके लाएं। ठीक है, ना हमारे पास जो है ना कोई ऐसा डेटा है। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है वेदर का जो डेटा होता है वो तो जो है ना स्टैटिक, मतलब कि स्टैटिक भी नहीं होता, रैपिडली चेंज हो रहा होता है डेटा। ठीक है, वो जो है ना क्या कहते हैं कि एवरी सेकंड जो है ना उसके डेटा में चेंजिंग आ रही होती है। तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि भाई हम जो है ना स्टैटिकली डेटा कहीं से जो है ना चुरा कर और अपने पास रख ले और फिर बस उसी को शो करते जाए। नो, नेवर पॉसिबल। ठीक है, अब क्या करें भाई? अब हमारे पास एक ही हल है, बल्कि दो हल है। एक तो हल ये है कि हम क्या करें कि अपनी जो सैटेलाइट है ना उसको हम लॉन्च करें। ठीक है, और उस सैटेलाइट को हम जो है ना स्पेस में भेजें, और वहां से उस सैटेलाइट के थ्रू जो है ना हम डेटा अपनी डेटाबेस में लाएं, और फिर डेटाबेस से हमारा ये जो बैकएंड होगा वो डेटा को फेच करके और फ्रंट एंड पर देगा, सिंपली। ठीक है, बट यहाँ पर मसला है कि ना तो हमारे प्रोजेक्ट में इतना बजट है, ठीक है, और ना ही जो है अभी हमारे लिए ये फिजिबिलिटी भी है कि हम जो है ना एक सैटेलाइट लॉन्च करें, और मतलब इट्स वेरी ह्यूज टास्क। ठीक है, तो ये तो काम खराब हो जाएगा। तो अब हम क्या करें? और वेदर ऐप भी बनानी है हमें, ठीक है, रिक्वायरमेंट है, सही है। अब क्या करें?
तो यहां पर हमारे पास जो दूसरा वे आता है वो ये आता है कि हम किसी और एप्लीकेशन का, जिसको हम कहते हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस का, जो डेटा है उसको हम लेकर, जो भी हमें वेदर का डेटा दे रहा है उसको हम लेकर कहां पर इंटीग्रेट कर दें, अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट कर दें। ठीक है। लेकिन अब वो डेटा उनके वहां से अपनी एप्लीकेशन में लाने का कोई मीडियम तो होगा ना, किस तरह से उस मीडियम, मतलब उस डेटा को किस तरह से अपनी एप्लीकेशन में लाएंगे। अब एक तो चीज है, चले पहले मैं आपके साथ वो ना ऑर्गेनाइजेशन भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि किससे हम ला सकते हैं। हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है ओपन वेदर एपीआई के नाम से। ओपन वेदर, बल्कि ओपन वेदर के नाम से ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी एपीआई बेसिकली हमें प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू हम डेटा फैचिंग करके और उनका जो मतलब बेसिकली उनका जो डेटा है, वेदर का बेसिकली जो डेटा है, अपनी एप्लीकेशंस में ला सकते हैं। ठीक है। अब ये एक बहुत बड़ी कह लें कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और इनका जो है, इन्होंने अपना जो है ना सैटेलाइट, ऑब्वियस सी बात है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन पे लेवल पे काम करें तो उन्होंने अपनी, ऑब्वियस सी बात है, सैटेलाइट जो है ना लॉन्च की हुई है। ठीक है। और वहां से वो डेटा जो है गेट कर रहे हैं। ठीक है। अब हम इनका फायदा ये उठा सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि भाई हमें भी अपनी वेदर एप्लीकेशन बनानी है, और आप जो है अपना वेदर का जो डेटा है ना वो प्लीज हमें दे दो। ठीक है। अब हम उनसे डेटा कैसे लें? अब वो ऐसा तो नहीं करेंगे कि हमें जो है ना डायरेक्ट अपनी डेटाबेस का पासवर्ड, ठीक है, उसका कनेक्शन स्ट्रिंग और सब कुछ दे दे और कहेंगे जाओ भाई आप जाके लॉग इन करो, और लॉग इन करके जो है ना आप क्या करो कि जो है ना उसको लॉग इन करके और वहां से जो है ना डेटा फेच करके अपने फ्रंट एंड में जो है ना लाके उसको रेंडर कर दो। ठीक है, लाके शो कर दो उसको। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं करेंगे, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, ये दे डोंट ट्रस्ट अस। ठीक है। इवन दे डोंट ट्रस्ट एनीवन। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि डेटा है ना भाई, हमारा भी होगा तो हम भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो अब इसका कोई ऐसा तरीकेकार कि जिसके थ्रू जो है सिक्योरिटी भी मेंटेन रहे और काम भी हमारा हो जाए, तो वहां पर अगेन वी हैव दी मीडियम ऑफ एपीआई। अब होगा क्या कि लेट्स से मेरा ये आ गया बैकएंड। ठीक है। ये किसका बैकएंड है? ये हमारी एप्लीकेशन का बैकएंड है। ठीक है। ये हमारी एप्लीकेशन का बैकएंड है। ये हमारी एप्लीकेशन का बैकएंड है। ठीक है। और अब मैं अगर आपको बताऊं, ठीक है, तो ये बेसिकली ये कौन सी एप्लीकेशन है? ये एप्लीकेशन है ओपन वेदर की। ठीक है। ओपन ओपन एप्लीकेशन छोड़ने चले, मैं कर देता हूँ डेटाबेस है ओपन वेदर की, ओपन वेदर डीबी। ठीक है। तो ये क्या है कि ओपन वेदर वालों की क्या है? डेटाबेस है। सही है। तो अब हमें इस डेटाबेस से डेटा कहाँ लाना है? अपने बैकएंड में लाना है, ताकि फिर वो फर्दर प्रोसेस करके हमारे फ्रंट एंड के ऊपर जो है ना शो हो। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो हमारे पास मीडियम यूज होगा, दैट विल बी द मीडियम ऑफ, एक सेकेंड, तो यहां पर अभी जो हमारे पास मीडियम बेसिकली यूज होगा, जो हम मीडियम यूज करेंगे, ठीक है, वो कौन सा मीडियम होगा? वो मीडियम होगा हमारे पास एपीआई का मीडियम होगा। ठीक है। एक्सेल एक्सकेली को जो है ना यूज करना समटाइम कॉस्टली हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इस तरह की जब वो मसले करता है ना, तो फिर इसको यूज करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा खैर, तो अब यहां पर अगर मैं लिखूं तो हम क्या यूज करेंगे? एपीआई। तो हमारे पास जो हमारा मीडियम होगा वो क्या होगा? एपीआई होगी। ठीक है। तो बेसिकली अब ये जो एपीआईज होती हैं ये पेड भी होती हैं। ठीक है। इट कैन बी पेड एज वेल एज इट कैन बी फ्री ऑल्सो। ठीक है। ऑब्वियस ही बात है कि जो डेटा गार्बेज डेटा होगा या फॉर द टेस्टिंग पर्पज होगा, जैसे हम, आपने देखा होगा ब्लॉग की एपीआई होती है, फेक ब्लॉग की एपीआई, फेक कोड्स की एपीआई होती है, बड़ी एपीआई होती हैं। ठीक है। हम उनको यूज करके और सिंपली अपने एप्लीकेशन में ला के शो करे होते हैं, तो वो बेसिकली यूजफुल डेटा नहीं होता, तो वो फ्री में हमें मिल जाती। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि इन बेचारों ने भी तो कुछ ना कुछ अर्निंग करनी है ना। ठीक है। अगर ये डेटा दे रहे हैं तो डेटा ही तो बेसिकली उनके पास है ना, और क्या है? तो बेसिकली एपीआई जो है ना वो क्या करते हैं कि फिर पेड एपीआई होती हैं उसके लिए। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम उनको कहते हैं कि भाई कुछ पैसे हमसे ले लो। ठीक है। एज कंपेयर टू अपनी सैटेलाइट लॉन्च करने के, हम क्या करते हैं, हम उनको कहते हैं कि भाई हमसे कुछ पैसे ले लो, जो कि मंथली बेसिस पे भी हो सकते हैं और डिपेंड्स ऑन दी पर रिक्वेस्ट भी हो सकते हैं कि कितनी रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है। अब ये अलग मैकेनिज्म है, उस पर नहीं आपने जाना, बस मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो हम उनको क्या कहते हैं कि हमसे कुछ पैसे ले लो और अपनी जो है ना एपीआई हमें दे दो, ताकि हम उस एपीआई के थ्रू जो है आपकी डेटाबेस से अपनी बैकएंड में डेटा ला के फ्रंट एंड पर एग्जीक्यूट कर सकें। सिंपल। ठीक है।
तो यहां पर अगेन हमारे पास सिंपली कौन सा मीडियम यूज हो रहा है, एपीआई का मीडियम यूज हो रहा है। लेकिन अब एक और भी मसला है। ऑब्वियस सी बात है, ये जो एपीआई होगी या इसको कह लें, इसको आप अच्छा इसके लिए ना मल्टीपल नेम हम यूज कर सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ठीक है, अगर एपीआई मुश्किल लग रहा है तो मैं इसको एक और भी नाम दे सकता हूँ, मीडिएटर का नाम, ब्रिज का नाम, असिस्टेंट का नाम, जो नाम कहेंगे इसको हम दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए क्या काम कर रहा है, हमारी एप्लीकेशन को और ओपन वेदर की डेटाबेस को, या कह लें ओपन वेदर की एप्लीकेशन को आपस में कनेक्शन का पर्पस कर रहा है, आपस में कम्युनिकेशन क्रिएट कर रहा है इन दोनों के दरमियान। ठीक है, सो दैट्स वाई ये हमारे लिए मीडिएटर का भी काम कर रहा है। हम इसको ब्रिज भी कह सकते हैं, हम इसको मिडल मैन भी कह सकते हैं, और हम इसको असिस्टेंट भी कह सकते हैं, और टेक्निकल टर्म में एपीआई भी कह सकते हैं। तो अब बेसिकली यहां पर एक और भी चीज है कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये एपीआई पेड है तो उसकी, ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये एपीआई पेड है तो उसकी कोई ना कोई यार, कोई ना कोई सिक्योरिटी मैकेनिज्म भी तो होगा ना। अगर ये लेट सपोज के पेड है, ठीक है, उसका कोई सिक्योरिटी मैकेनिज्म नहीं, तो फिर तो कोई भी हर बंदा, एक बंदा एपीआई ले और फिर सारे उसको यूज करते जाएंगे, तो मतलब वो एक सेंस नहीं क्रिएट हो रही बेसिकली। ठीक है, तो दैट्स वाई हमारे पास एक और चीज होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एपीआई की। तो बेसिकली ये जो एपीआई की होती है ना, ठीक है, ये क्या होती है, ये चाबी होती है। ये चाबी क्या होती है, चाबी इस एपीआई को एक्सेस करने की चाबी होती है। कि ऑब्वियस सी बात है, अगर ये एपीआई की हमारे पास होगी तो फिर ही हम इस एपीआई से डेटा को ला सकते हैं। अगर एपीआई की नहीं होगी तो ये हमारी एपीआई जो है ना, हमें डेटा नहीं ला कर देगी। और ये एपीआई की कब हमें मिलेगी, जब हम ये ओपन वेदर से आकर, अगर मैं यहां से ओपन करूं वेदर एपीआई को, तो यहां से ओपन वेदर से आकर जब हम इस एपीआई को, ऑब्वियस सी बात है, बाय करेंगे या जो भी हम करेंगे, तो फिर अब जैसे देखें यहां पर उन्होंने क्या क्या है कि 1000 एपीआई कॉल्स पर डे फॉर फ्री। अब वो 1000 अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं ना तो वो फ्री दे रहा है। ठीक है, तो इट्स डिपेंड अपॉन, अगर इससे ज्यादा होंगे तो हमारे पास ये देखिए यहाँ पर मल्टीपल प्लान है, हम उस पर नहीं जा रहे, लेकिन मैं आपको एक साथ साथ ना शो करने के लिए कि अगर वो चीज ना साथ साथ विजिबल भी हो जाए, शो भी हो जाए, तो इट विल बी मोर इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इस तरह से जब हमारे पास ये एपीआई की होती है तो वो हमारे पास क्या करती है कि हमें ये फंक्शनैलिटी देती है कि हम इस एपीआई को एक्सेस करके और सिंपली अपनी जो है ना बैकएंड में डेटा लाएंगे और फिर सिंपली उसको फ्रंट एंड पे एग्जीक्यूट कर देंगे। सो दैट्स द मेन फ्लो बिटवीन द कम्युनिकेशंस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशंस और मोर देन वन एप्लीकेशन। ठीक है, सो होप सो के क्लियर होगा ये आप सबको। ठीक है, अच्छा अभी बताएं, किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी को नहीं समझ आया हो कि भाई ये कैसे डेटा आएगा और ये क्या एप्लीकेशन है और ये क्या हम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एपीआई की का क्या कहा जा रहा है कि दोबारा बता दें। अच्छा मैम फरयाल, प्लीज आप जो है ना रिकॉर्डिंग को पॉज कर दें, क्योंकि रिकॉर्डिंग में तो ये चीज रिकॉर्ड हो गई है। ठीक है, तो फिर वो ठीक है। दोबारा से होती तो वो डुप्लीकेशन हो जाती। सही है, ठीक है। सही है। अच्छा, तो ये मेनली हमने एक बड़ा अच्छा सा और बड़ी सिंपल टर्म में ये जो सिनेरियो है इसको समझ लिया है। ठीक है, और मैं अगर यहाँ पर भी एरो बना दूं, किसी को कोई मसला ना हो, ठीक है, कि भाई ये आपस में कनेक्ट क्यों नहीं हो रहे। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये एरो मैंने इसलिए बना दिया, ठीक है, ताकि फिर ये जो डेटा यहाँ पर आएगा और उसके बाद फिर यहाँ से आगे प्रोसेस होकर यहाँ पर जाएगा। ये मैंने आपको यहाँ पर ही समझा दिया कि व्हाट इज थ्री टायर आर्किटेक्चर और मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये मैंने आपको तीनों चीजें यहां पर गाइड कर दी हैं। ठीक है, अच्छा अब हम जो है, हमारे पास एक टर्म होती है, जैसे कि हमने, अगर मैं यहां पर आऊं तो मैंने हमने पढ़ी थी ये टर्म, यहां पर हमने जो है ना पढ़ी थी, क्या टर्म थी हमारे पास, ठीक है, कि टू इंटरैक्ट एंड प्रोवाइड द रेलेवेंट डेटा इट यूजेस अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स यूजिंग विच द ऑपरेशन इज डन। तो बेसिकली क्या यूज कर होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ तरीकेकार होते हैं इसको डेटा लाने के। ठीक है, अब क्या होता है कि चलें इससे पहले हम एक और चीज को समझते हैं, व्हाट इज रिक्वेस्ट एंड व्हाट इज रिस्पॉन्स। मैंने जैसे कि आपको बातों बातों में ये चीज समझा दी है। ठीक है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लिसिटली भी आपको समझाता हूं दोबारा से कि रिक्वेस्ट क्या होती है और रिस्पॉन्स क्या होता है। ठीक है, और ये भी आपको बताता हूं कि क्या एक ही एपीआई रिक्वेस्ट भी ला रही होती है और वही एपीआई रिस्पॉन्स भी ला रही होती है। ठीक है, तो हम समझते हैं इसको भी। ठीक है, अगर हम इसी एप्लीकेशन में या इस आर्किटेक्चर में, चलें इस आर्किटेक्चर को छोड़े, हम यहीं पर ही समझते हैं। ठीक है, बिकॉज वो भी वही सेम आर्किटेक्चर और ये भी वही सेम आर्किटेक्चर है,
कोई इतना खास फर्क नहीं है। ठीक है, ये समझ लें, ये एरो शो कर रहा है हमारी एपीआई को। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एक एपीआई हमारी यहाँ फ्रंट एंड पे होगी जो कि आपस में ये दोनों बात कर रहे होंगे, और ये एपीआई हमें कहाँ से मिल रही होगी, ये ओपन वेदर से मिल रही होगी, ये दोनों आपस में बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पर इसकी हम मिसाल ले लें, इसकी बात ले लें, बात एक ही है, क्योंकि हम लोग रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को समझने जा रहे हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट क्या होती है? रिक्वेस्ट का मतलब है कि जहां से क्लाइंट से, जहां से वो एपीआई जो है ना रिक्वेस्ट करेगी, ठीक है, ये फ्रंट एंड से एपीआई यहां से जो बेसिकली जाएगी बैकएंड पर, वो क्या जाएगी? रिक्वेस्ट जाएगी। और बैकएंड से जो फ्रंट एंड पर चीज आएगी वो क्या होगा? अगर मैं यहां पर नीचे लिख दूं तो वो क्या होगा? वो होगा हमारे पास रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है? रिस्पॉन्स। ठीक है, तो बैकएंड से जो चीज यहां पर जाएगी वो क्या होगा? हमारा रिस्पॉन्स होगा। और फ्रंट एंड से जो चीज बेसिकली यहां पर जाएगी वो क्या होगी? हमारी रिक्वेस्ट होगी। ठीक है, अगर मैं यहां से आपको गाइड करूं, अगर मुझे ये एरो मिल जाए, ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, इस एरो को, तो अभी होप सो आपको क्लियर होगा कि जो फ्रंट एंड से हमारी बैक एंड पे जा रही है वो क्या जा रही है? रिक्वेस्ट जा रही है। और बैक एंड से जो फ्रंट एंड पे हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब रिक्वेस्ट जो होती है ना, रिक्वेस्ट खाली नहीं जाती, ये आपने याद रखना है। हाँ, डिपेंड्स करता है कि बिहाइंड द सीन हम कौन सी रिक्वेस्ट यूज करें। अब ये हम आगे चल के समझेंगे कि राउट हैंडलर्स क्या होते हैं, उसमें फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई जो है ना रिक्वेस्ट में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता, वो हम बाद में चलते हैं। बट ये याद रखें कि जो हमारी रिक्वेस्ट होती है जहां पर हम डेटा का गेट कर रहे होते हैं, वहां पर तुम्हारी रिक्वेस्ट कह लें कि बिहाइंड सीन कुछ जो है ना जा रहे होते हैं, कुछ हेडर्स जा रहे होते हैं। ठीक है, बट हम उसको खाली नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन इस तरह से कह लें कि उसमें बॉडी नहीं होती बेसिकली। ठीक है, और कुछ होती है जहां पर बॉडी भी होती है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कौन सा मेथड है। और जो रिस्पॉन्स होता है, ऑब्वियस सी बात है कि रिस्पॉन्स है तो रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ डेटा होगा। ठीक है, और ये रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट एपीआई, जो एपीआई रिक्वेस्ट लेकर जाती है ना, वही एपीआई रिस्पॉन्स भी लेकर आती है। ये याद रखना है। ऐसा नहीं होता कि रिक्वेस्ट के लिए कोई अलग एपीआई चल रही होती है और रिस्पॉन्स के लिए अलग एपीआई होती है। नो, जो एपीआई रिक्वेस्ट लेकर जाती है वही रिस्पॉन्स भी देती है। अब ये कैसे हो रहा होता है बिहाइंड द सीन, वो जब हम फंक्शंस बनाएंगे, राउट हैंडलर्स क्रिएट करेंगे तो समझ आए। तो बेसिकली यहां पर भी यही रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है, यहां पर भी वही रिक्वेस्ट होगी, यहां से भी रिक्वेस्ट यहां पर जाएगी और यहां से रिस्पॉन्स मिलेगा। तो होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब हम समझते हैं कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। अब ये बेसिकली जो रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है, ये रिक्वेस्ट जो जा रही है और रिस्पॉन्स जो आ रहा है, इनको भेजने का भी तो कोई ना कोई तरीकेकार होगा ना कोई प्रोटोकॉल होगा, कोई ना कोई रूल होगा इसको भेजने का। ठीक है, सो दैट रूल्स आर कॉल्ड दी प्रोटोकॉल्स। अब हमारे पास मेनली दो प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से दो प्रोटोकॉल होते हैं? एनीवन टेल मी? किसी को पता है कि कौन से दो दो प्रोटोकॉल होते हैं? ठीक है, तो हमारे पास मेनली जो दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक हमारे पास होता है HTTP और सेकंड प्रोटोकॉल इज HTTPS। ठीक है, तो ये दो प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनकी बेस पे हमारे पास जो है ना रिक्वेस्ट जा भी रही होती है और उसी की बेस पे रिस्पॉन्स भी आ रहा होता है। अब ये जो HTTP का प्रोटोकॉल होता है ना, ये सिक्योर नहीं होता। ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं ना इसके साथ एस नहीं लगा, तो सिक्योर, तो विच मीन्स कि इसके अंदर जो हमारा बेसिकली अगर हम कोई सिक्योर हमारा जारी, जैसे हम ना हमारा कोई लॉगिन फॉर्म है, ठीक है, तो अगर हमारा पासवर्ड और ईमेल जा रहा है तो वो एक्सपोज हो सकता है। ठीक है, इस प्रोटोकॉल के अंदर, HTTP के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर हमारा HTTPS का प्रोटोकॉल है तो उसमें वो चीज एक्सपोज नहीं होगी, क्योंकि दैट इज सिक्योर प्रोटोकॉल। ठीक है, सो ये हमारे पास प्रोटोकॉल्स होते हैं कि बेसिकली जो इन रिक्वेस्ट जाने का और रिक्वेस्ट को लाने का एक प्रोटोकॉल होता है ना, रूल होता है, दैट आर कॉल्ड दी प्रोटोकॉल्स। ठीक है, अब वो हमारे पास मेनली HTTPS और HTTPS होते हैं वेब की टर्म के अंदर। अगर हम फाइल ट्रांसफर करें तो उसके लिए FTP होता है, और ईमेल ट्रांसफर के लिए अलग प्रोटोकॉल होता है। अब वो अदर चीज होगी, अभी हम सिर्फ वेब की फॉर्म में, सॉरी, वेब की टर्मिनोलॉजी में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो होप सो ये भी आपको क्लियर होगा। प्रोटोकॉल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, ऊपर कि दैट आर प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स। ठीक है, प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये लिख भी दिया है कि ये प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो ये क्लियर है आप लोगों को? ताकि फिर थोड़ा सा जो है मैं आपको ना एक चीज और है जिसकी मैं आपको थोड़ा सा गाइडेंस प्रोवाइड कर दूं, ताकि फिर नेक्स्ट जो है ना हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। डायरेक्टली हम जो है ना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपनी थोड़ी सी उससे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से। ठीक है,
अच्छा मुझे बताएं, किसी को अभी तक एपीआई में या फ्रंट एंड सॉरी बैकएंड का जो आर्किटेक्चर समझाया उसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो सो वी कैन डिस्कस, अदरवाइज जो है हमारे पास एक एपीआई की कह लें एक टाइप होती है, ठीक है, इसको हम वेब सर्विस भी कहते हैं, ठीक है, वेब सर्विसेज क्या होती हैं वो अलग चीज़ है, बट इसको हम वेब सर्विस भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप मुझे बता देंगे सबको क्लियर है एपीआई क्या होती है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो क्लियर है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि रेस्ट एपीआई क्या है। रेस्ट एपीआई की फुल फॉर्म होती है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, ठीक है। अब मेनली जो रेस्ट एपीआई होती है ना, ये तो जब हम बनाएंगे ना तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी, बट मैं हाई लेवल पे सिर्फ आपको समझाने के लिए, रेस्ट एपीआई क्या होती है कि रेस्ट एपीआई एपीआई को बनाने का एक स्टैंडर्ड है या एपीआई को बनाने की एक वेब सर्विस है कह लें, ठीक है। कि बेसिकली जब हम एपीआई बना रहे होते हैं ना, ठीक है, तो हम डिफरेंट अपनी मर्जी से भी एपीआई बना सकते हैं कि भाई मेरी मर्जी मैं कुछ भी रख दूं, ठीक है, मेरी मर्जी मैं गेट करने के लिए एपीआई का कोई और एंड पॉइंट रखूं, पोस्ट करने के लिए कोई और एंड पॉइंट रखूं, अपडेट करने के लिए कोई और एंड पॉइंट रखूं, डिलीट करने के लिए कोई और एंड पॉइंट रखूं, ये मेरी अपनी मर्जी होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी स्पेसिफिक रूल को फॉलो करके चल रहे होते हैं, अब जरूरी नहीं रेस्ट एपीआई होती है, बल्कि हमारे पास और भी जैसे सोप होती है हमारे पास, फिर एक होती है हमारे पास ग्राफ क्यूएल, तो ये सारी टाइप्स ऑफ एपीआई ही होती हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह से बना रहे हैं। तो अब इसके जो है ना कुछ डिजाइन प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, कि बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया ना कि अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये रेस्ट एपीआई है तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स है ना, कुछ रूल्स हैं कि अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो फिर जो हमारी एपीआई कहलाएगी वो कौन सी एपीआई होगी, वो रेस्ट एपीआई होगी। तो सबसे पहला जो रूल है ना वो है यूनिफॉर्म इंटरफेस होना चाहिए, ठीक है। अब ये यूनिफॉर्म इंटरफेस क्या होता है, ठीक है, क्लाइंट सर्वर डीकपलिंग क्या होती है, स्टेटलेसनेस क्या होती है, कैशेबिलिटी, और ये काफी जो है ना थोड़ी सी है, ठीक है, बट मैं अभी आपको हाई लेवल पे समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि आई नो कि ये कंप्लीटली यूं नहीं समझ आएगी जब तक हम इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन हाई लेवल पे यूनिफॉर्म इंटरफेस का मतलब ये है कि लेट सपोज समझ लें कि अभी मैं आपको ये यूआरएल मेरा आपको ऊपर नजर आ रहा होगा, ठीक है। लेट सपोज चले मैं यहाँ पर आता हूँ, लेट सपोज समझें कि मैंने एक एपीआई बनाई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, कि एपीआई बनाई, सही है, या व्हाट वी कैन डू, लेट्स से कि मैं जो है करता हूँ, लेट्स से प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट की जो है ना एपीआई बनाइए, लेट्स सपोज प्रोडक्ट स्लैश एपीआई, ठीक है। या चलें ऐसा करते हैं कि मैं लिखता हूँ ई कॉमर्स, ठीक है, e-commerce.com/प्रोडक्ट, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि अब ये समझ लें प्रोडक्ट, ये जो है ना एंड पॉइंट है, ये समझ लें ये एपीआई है हमारे पास, ये यूआरएल है। अब क्या होगा कि मेनली हमारे पास जब ये गेट हो रही होगी ना, ठीक है, तो गेट का क्या मतलब होता है कि प्रोडक्ट बैकएंड से सारी प्रोडक्ट जो है ना, ये प्रोडक्ट बैकएंड से जो है मेरे पास गेट होके आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बैकएंड से गेट होके आ रहे होंगे मेरे पास, ठीक है, इस एंड पॉइंट पे। अब लेट सपोज कर लें कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसमें क्या होगा, एक सेलर भी होगा, तो वो क्या कर सकता है, वो प्रोडक्ट को बना भी सकता है। तो अब उसके लिए क्या फिर कोई अलग एंड पॉइंट होगा क्या, उसके लिए फिर इस तरह से हमें एंड पॉइंट बनाना होगा। लेट सपोज मैं इसको अगर डुप्लीकेट करूं तो क्या उसके लिए हमें इस तरह से एंड पॉइंट बनाना होगा कि लेट से कि सेल प्रोडक्ट, ठीक है, अगर सेल प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब इसमें का मसला होगा कि इसमें मसला ये होगा कि इसी तरह से अगर मुझे प्रोडक्ट को अपडेट करना है तो फिर उसके लिए मुझे एक और एंड पॉइंट बनाना होगा, उसका क्या नाम रखेंगे, उसका नाम क्या रखना होगा फिर, अपडेट प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब मसला क्या हो रहा है, मसला ये हो रहा है कि भाई अब हर एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए जो कि हो एक ही एंटिटी पे रही है, एक ही चीज के ऊपर हो रही विच इज प्रोडक्ट, लेकिन उसके लिए अलग अलग एपीआई अलग अलग एंड पॉइंट बनाए, जिसके लिए मसला किसके लिए होगा, जो हमारे पास फ्रंट एंड पे डेवलपर बैठा हुआ है जिसने जो है ना फ्रंट एंड पे इंटीग्रेशन करनी है एपीआईज की, उनके लिए मसला होगा इस चीज को, ठीक है, कि भाई उसको पूरी पूरी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी कि भाई प्रोडक्ट अगर गेट करना है तो इस एंड पॉइंट पे जाना है, सेल करना है तो इस एंड पॉइंट पे जाना है, अगर अपडेट करना है तो इस पे, अगर इसी तरह से मैं डिलीट का करूं तो फिर उसको क्या करना होगा, इस वाले पे जाना होगा, डिलीट का करूं तो क्या करना होगा, इस तरह से डिलीट पे जाना होगा, ठीक है। डिलीट की स्पेलिंग गलत है बट खैर,
तो अच्छा, तो क्या कहते हैं कि यहाँ पर मसला हो जाएगा। तो इसीलिए यूनिफॉर्म इंटरफेस का कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग क्या करें, एक ही एंड पॉइंट हो, मतलब एंड पॉइंट एक ही हो, लेकिन उसके ऊपर हम पोस्ट भी कर सके प्रोडक्ट, मतलब कि क्रिएट भी कर सके, डिलीट भी कर सके, अपडेट भी कर सके और गेट भी कर सके। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म इंटरफेस, यानी कि एक ही इंटरफेस फ्रंट एंड पे होगा। बिहाइंड द सीन उसके कैसे हम कर रहे होंगे वो हम जब एपीआईज क्रिएट करेंगे तो उसमें समझेंगे। अब सर्वर और क्लाइंट और सर्वर का डीकपलिंग का जो है ना, ये मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं आपको बनाना सिखाऊं ना, तो फिर साथ साथ उसके आपको जो है ना मैं गाइड कर दूंगा कि किस तरह से बनता है और ये क्या होता है, स्टेटलेसनेस क्या होती है और ये सारी चीजें, क्योंकि अभी समझाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो है ना मुश्किल हो जाएगी अंडरस्टैंड करना। तो मेरा ख्याल है हम यहीं तक ही रखते हैं। ठीक है, आज की क्लास मेनली थ्योरी पे थी, ठीक है, तो इसलिए इसको शॉर्ट भी रखेंगे, प्रिसाइज भी रखेंगे, ठीक है। और ये कोशिश करेंगे कि जितना समझाए ये डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि थ्योरी की जो चीज़ें होती है ना उनको समझना मुश्किल तो नहीं होता, ठीक है, बट ये है कि अगर एक दफ़ा समझ आ जाए तो फिर जहन से भी नहीं निकलती। तो इसलिए इसको आप डाइजेस्ट करें, ठीक है। और फिर ये है कि हम नेक्स्ट क्लास में फर्दर आगे जो है ना डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।